चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। चित्तौड़गढ़ के समीप सैमलपुरा चौराहे के पास स्थित एक होटल में लगभग एक सप्ताह पूर्व हुई ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद एक युवक की हुई मौत के मामले में पुलिस 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चुकी है। हालांकि मुख्य अभियुक्त अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश दी जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि इन अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन जिन 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे शुक्रवार को मौका तस्दीक करवाया गया, उनकी शनिवार को चित्तौड़गढ़ के शहर में बिंदोली निकाली गई। इस दौरान गिरफ्तार किए गए यह तीनों अभियुक्त, जिसमें 2 भीलवाड़ा जिले के शामिल है, लड़खड़ाते हुए चल रहे थे एवं पुलिस कर्मियों का सहारा लिए हुए चल रहे थे। लेकिन चित्तौड़ दर्शन जिस सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, उस पर इस तरह के वीडियो हम नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए, जब यह बिंदोली निकाली जा रही थी तो उस समय हर कोई यह चर्चा कर रहा था कि चित्तौड़गढ़ में संभवतः पहली बार इस तरह अभियुक्तों की यह बिंदोली निकाली गई। और यह बिंदोली यह इस कारण भी निकाली गई ताकि इन अभियुक्तों को यह मालूम पड़ सके कि भविष्य में यदि वह यह अपराध करेंगे तो उससे पहले 10 बार उन्हें सोचना होगा। और आम जन में विश्वास के दृष्टि से भी यह बिंदोली संभवतः पहली बार चित्तौड़गढ़ में निकाली गई। लेकिन इस बिंदोली के बाद यह सवाल भी उठाया जा रहा है कि इस मामले में जो नामजद अभियुक्त हैं, जो कि काफी अधिक शातिर है, जिसमें ईश्वर सिंह है, भैरू गुजर है, जो कि हमेशा पिस्टल से लौट लेते हैं, हमेशा अपने साथ पिस्टल रखते हैं, यदि वह गिरफ्तार हो जाते हैं तो क्या उनकी भी बिंदोली निकाली जाएगी या नहीं? क्योंकि उनके कई प्रभावशाली लोगों से भी न केवल उनकी दोस्ती है, उनका संरक्षण है और सोशल मीडिया पर इनके अकाउंट में ऐसे लोगों के साथ भी उनको देखा जा सकता है। पुलिस ने इस मामले में इन अभियुक्तों को जिन्होंने संरक्षण दिया, उसमें भी 3 जनों को गिरफ्तार किया है। उदयपुर कोटा 4 लेन पर निकटवर्ती सैमलपुरा के समीप स्थित एक होटल पर एक सप्ताह पूर्व एक युवक पर की गई ताबड़तोड़ फायरिंग के मामले में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 3 अभियुक्तों की शनिवार को शहर के मुख्य बाजार में बिंदोली निकाली गई। संभवतः चित्तौड़गढ़ में ऐसा पुलिस द्वारा पहली बार किया गया कि फायरिंग के मामले में अभियुक्तों की बिंदोली निकाली गई हो। हालांकि मुख्य अभियुक्त अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। लेकिन इन अभियुक्तों को पनाह देने वाले 3 अन्य अभियुक्तों को भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इस घटना के बाद आश्रय देने वाले एवं फरारी में सहयोग करने वाले भीलवाड़ा जिले के गंगापुर थाना अंतर्गत सुरेंद्र सिंह उर्फ शेरू पुत्र गणपत सिंह, जो कि धांग डास का निवासी है, वहीं गंगापुर क्षेत्र के निवासी सुरेंद्र सिंह पुत्र मांगू सिंह एवं जैसलमेर जिले के सखी मोहम्मद उर्फ सलीम खान को गिरफ्तार किया है। जिन 3 अभियुक्तों को पुलिस 2 दिन पहले गिरफ्तार कर चुकी है, उनकी गिरफ्तारी जैसलमेर से ही की गई थी और उन्हें अभी पुलिस रिमांड पर लिया हुआ है। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए उदयपुर रेंज के आईजी भी चित्तौड़गढ़ पहुंचे थे एवं पुलिस कोतवाली में इन अभियुक्तों से पुलिस से पूरी जानकारी ली। अब पुलिस जो इस घटना में मुख्य अभियुक्त हैं, जिसमें कुछ ऐसे कुख्यात अभियुक्त हैं जो कि हमेशा पिस्टल से लेस होते हैं, उनकी दबिश देने के लिए जगह जगह वह इनका डाटा खंगाल रही है और जगह जगह पुलिस छापामारी करने में लगी हुई है। पुलिस को उम्मीद है कि इस प्रकरण में नामजद किए गए अन्य अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन जो मुख्य अभियुक्त हैं, उनके बारे में यह भी जानकारी मिली है कि उनको संरक्षण कई प्रभावशाली लोगों द्वारा भी दिया जा रहा है एवं उनका आतंक इतना है कि उनके खिलाफ कोई भी गवाही देने तक के लिए तैयार नहीं हो पाता है। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि देश के 3 राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात एवं कर्नाटक में सहकारिता कोऑपरेटिव क्षेत्र में जितनी अधिक मजबूती है, जितनी बैंकें हैं, उतनी अधिक स्थिति राजस्थान में नहीं है
एवं चित्तौड़गढ़ में कोऑपरेटिव क्षेत्र में और भी कुछ किए जाने की आवश्यकता है। राज्यपाल एक दिवसीय यात्रा पर शनिवार को चित्तौड़गढ़ पहुंचे। लगभग 300 किलोमीटर का फासला उन्होंने सड़क मार्ग से पूरा किया, जिसके बाद वह सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जिसके बाद उन्होंने दोपहर का लंच सर्किट हाउस में लिया और उसके बाद इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में आयोजित अर्बन बैंक के स्थापना के 24 वर्ष पूरे होने और 25वें वर्ष में प्रवेश किए जाने के उपलक्ष्य में आयोजित एक समारोह को संबोधित करने के लिए पहुंचे। इस समारोह में चित्तौड़गढ़ के सांसद के साथ ही सहकारिता विभाग से जुड़े कई अधिकारी, पदाधिकारी आदि मौजूद थे। लेकिन सबसे बड़ी चर्चा का विषय यह रहा कि सहकारिता मंत्री गौतम दत्त को भी इस समारोह के लिए विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था, जो कि इसी विभाग से जुड़े हुए हैं, यानी कि सहकारिता के क्षेत्र से। लेकिन इसके बावजूद उनकी अनुपस्थिति चर्चा का विषय बनी रही। वहीं इस समारोह में एक बार फिर साबित हो गया कि चित्तौड़गढ़ के सांसद और सीपी जोशी एवं चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान आर्या के बीच दूरियां अभी तक जहां की तहां कायम है। सांसद सीपी जोशी ने अपने संबोधन के दौरान चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान आर्या का नाम तक नहीं लिया। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े ने कहा कि देश के 3 राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक की तरह राजस्थान में भी सहकारी क्षेत्र में और अधिक काम करने एवं इसे मजबूत करने की आवश्यकता है। चित्तौड़गढ़ के इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में चित्तौड़गढ़ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की स्थापना के 25वें वर्ष में प्रवेश करने पर आयोजित रजत जयंती वर्ष उद्घाटन एवं नगर के गांधी नगर क्षेत्र में बनने वाले बैंक के प्रधान कार्य भवन के शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि अन्य बैंकों के मुकाबले सहकारिता के क्षेत्र में कार्यरत बैंक ग्राहकों से अपेक्षाकृत अच्छा व्यवहार कर रही है, जिसका काफ़ी पुराना इतिहास है। महाराष्ट्र में जन्मे एवं नाना के नाम से भी जाने जाने वाले राज्यपाल, जो कि महाराष्ट्र में सहकारिता के क्षेत्र में कई वर्षों तक कार्य कर चुके हैं, यहाँ उन्होंने लगभग अपने 40 मिनट के संबोधन से सभी का मन मोह लिया। प्रारंभ में अर्बन बैंक के अध्यक्ष IM सेठिया ने स्वागत उद्बोधन देते हुए अतिथियों का स्वागत किया। देवगिरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष रहे। महामहिम राज्यपाल को जब आमंत्रित करने गए तो आपको बड़ी खुशी हुई अर्बन बैंक की कार्यकलाप को जान करके। उन्होंने हमारे निमंत्रण को सहज स्वीकार किया कि अर्बन बैंक का कार्यक्रम है, 25 साल पूरे हो रहे हैं, आप भवन निर्माण कर रहे हो, मैं आऊँगा। हमें गर्व है कि कोऑपरेटिव सेक्टर में एक ख्यातनाम नाम व्यक्तित्व रहा माननीय हरिबाबू जी आज राजस्थान का राज्यपाल के नाते मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं सदन से आग्रह करूंगा कि जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत करें। बंधुओं, कोऑपरेटिव सेक्टर का बैंक 2001 में प्रारंभ किया। जो मूल भावना है कि शहरी क्षेत्र के जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनको आर्थिक सहायता दी जाए ताकि अपनी आवश्यकता की पूर्ति वो कर सके। मुझे कहते हुए खुशी है इन 25 वर्षों में हम छोटा बैंक जरूर है, लेकिन हमने समाज के उस तबके को आर्थिक समर्थन देने का प्रयास किया है। मुझे खुशी कहते हुए है आज 7 ब्रांचों के अंदर 20,000 से अधिक ग्राहक हमारे जुड़े हुए हैं और वो न्यूनतम ब्याज दर पर इस बैंक ने उनको आर्थिक संबल प्रदान करने का प्रयास किया है। मैं समझता हूँ ये छोटा सा काम है, लेकिन आर्थिक सहायता करना, आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूती प्रदान करना, ये बहुत बड़ा काम है। और इस बैंक में आज 42 परिवार जुड़े। राज्यपाल ने इस अवसर पर चित्तौड़गढ़ के गांधी नगर क्षेत्र में अर्बन बैंक के बनने वाले प्रधान कार्यालय भवन का शिला पूजन भी ऑडिटोरियम में मंत्रोच्चार के बीच किया। इस ऑडिटोरियम में बड़ी संख्या में नगर के गणमान्य नागरिकों के साथ ही अर्बन बैंक के सदस्य आदि मौजूद थे। गरिमामयी इस समारोह के दौरान प्रारंभ में
राज्यपाल का बैंक के निदेशकों द्वारा उपरना ओढ़ाकर एवं माल्यार्पण कर एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका स्वागत किया गया। समारोह को सहकारिता विभाग की प्रमुख सचिव मंजू राजपाल ने भी संबोधित किया। समारोह के मुख्य वक्ता सहकारी चिंतक एवं भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशक सतीश मराठे थे, जिन्होंने कहा कि इस तरह की बैंक कम मिलती है जिसका लक्ष्य अधिक लाभ न होकर सेवा रहता है। प्राथमिक सहकारी समितियां नहीं थी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की कि हर ग्राम पंचायत पर एक सहकारी समिति बनेगी और ये प्रयास हम करें कि जितने हमारे कृषक साथी पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं, उसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कार्य संभालने के साथ ही पहले वर्ष में ये सौगात दी कि 2000 रुपये और इस वर्ष में उसको बढ़ाकर 3000 कर दिया। तो कुल हमारा जो पीएम किसान सम्मान निधि के जो 80 लाख हमारे किसान साथी हैं, उनको आज की तारीख में हर वर्ष 9000 की सीधी सहायता मिल रही है, ताकि वो अपने कार्यक्रम में राज्य सरकार को साथ लेकर चलें, राज्य सरकार उनके कदम कदम पर उनके साथ जुड़ी रहे। आज की तारीख में एक बहुत अच्छा अनाउंसमेंट जो इस सेक्टर में भूमि विकास बैंक हमारे कार्यरत रहे हैं। भूमि विकास बैंक में कुछ समय से जो पुराने लोनी थे उनको लेकर जो एक तरह का निराशाजनक वातावरण था, कहीं एनपीए ज़्यादा हो गया था और बहुत लंबे समय की जो हमारी मांग थी उस पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमें 200 करोड़ रुपए की एक सौगात, एक मुश्त जो हमारा समझौता योजना है वो इस वर्ष स्वीकार की है और कोऑपरेटिव को अभी माननीय सबसे अच्छे पिछले 5 वर्षों में है। और मैं उसका एक ही ये कहूँगा कि ऑलमोस्ट 80% ऑफ द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स बिजनेस इज इन गुड रेटेड बैंक्स। तो अर्बन बैंकों में जो भी लोग अपनी पूंजी रखते हैं, लोन देते हैं, ये 80% बिजनेस सुरक्षित है, उसके बारे में चिंता डर करने की आवश्यकता नहीं है। 2-3 साल पहले बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में अमेंडमेंट हुआ, हम सब जानते हैं। और बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट होने के पश्चात एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच लेते हुए सहकारी बैंकों का इंटीग्रेशन मेन स्ट्रीम बैंकिंग के साथ करने का प्रयास शुरू हुआ। छोटी सहकारी चिंतक एवं भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशक सतीश मराठा ने कहा कि कोऑपरेटिव बैंकों का इस वर्ष का अच्छा परिणाम रहा है। सहकारी बैंकों के प्रति ग्राहकों का विश्वास भी बढ़ता जा रहा है, जहां कि उन्हें अब कोऑपरेटिव बैंकों से कई तरह की सुविधाएं मिलने लगी है। उन्होंने कहा कि इस तरह की बैंकें कम होती है जिसका लक्ष्य अधिक लाभ नहीं होकर बल्कि अधिक लोगों को फायदा मिले वह लक्ष्य होता है और यह सब अब कोऑपरेटिव सेक्टर में भी संभव हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें यह बताते हुए भी खुशी हो रही है कि अन्य बैंकों के मुकाबले कोऑपरेटिव बैंकों में काम करने वाले कर्मचारियों का व्यवहार भी अपेक्षाकृत मृदुभाषी मिलनसार होता है, जिसके कारण भी ग्राहकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि एक समय वह था जबकि कोऑपरेटिव बैंकों की इतनी अधिक साख नहीं थी, लेकिन अब साख भी बढ़ती जा रही है। ऑडिटोरियम में हालांकि ऐसी भी चल रही थी, लेकिन इन साख को क्या हुआ हम नहीं कह सकते हैं। आप सबको बताते हुए मुझे आनंद है कि समारोह में चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया, पूर्व विधायक बद्री लाल जाट भी मौजूद थे। हालांकि अतिथियों के रूप में चित्तौड़गढ़ के 5 विधायकों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन उनमें से केवल विधायक चंद्रभान सिंह आकिया ही मौजूद थे, जबकि सहकारिता मंत्री गौतम दत्त, जो कि जिले के विधायक होने के साथ ही सहकारिता मंत्रालय से जुड़े हुए हैं, उनका नहीं आना चर्चा का विषय बना रहा। बैंकों को भी अब लागू कर लोगों को मिला है और आज ही ध्यान में आया कि आप कोऑपरेटिव सेक्टर में कितने लंबे समय से और सहकार भारती के तो आप फाउंडर मेंबर भी हैं, अनेक क्षेत्रों में आप काम करते हुए आज महामहिम राज्यपाल के रूप में हम सब का मार्गदर्शन करने के लिए आए हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि इस पावन मौके पर जब
संस्थान ने 25 वर्ष पूरे किए हैं और इस 25 वर्षों में अनेक स्थानों में अपनी बैंकिंग सेवाएं देने के साथ आज आपकी वार्षिक आपकी सभा ने राजस्थान के 46 जिलों में अपने काम को बढ़ाने के लिए प्रस्ताव पारित किया। इसके लिए पूरे सदन का भी मैं आभार प्रकट करता हूं। जब लक्ष्य बड़ा होता है तो निश्चित रूप से काम की अधिकता बढ़ती है और लक्ष्य। राजस्थान के राज्यपाल मुख्य रूप से महाराष्ट्र में हैं और महाराष्ट्र में ही उनका जन्म हुआ। मराठी भाषा पर उनकी विशेष रूप से पकड़ है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने लगभग 40 मिनट तक हिंदी में जो प्रभावी भाषण दिया, उसके बाद राज्यपाल छाए रहे। अधिकांश लोगों में राज्यपाल का यह प्रभावी उद्बोधन चर्चा का विषय भी बना रहा। इस दौरान उन्होंने सहकारिता के क्षेत्र में कई ऐसे उदाहरण दिए जिसको लेकर कई लोग हंसने के लिए मजबूर हुए एवं ठाके लगाने के लिए भी मजबूर हुए। कुल मिलाकर राज्यपाल की यह यात्रा यादगार रही। नया भवन बना रहे, उन्हीं का शिलान्यास हुआ, ये मैं पहले जाहिर करता हूँ। अब यहाँ तो सभी संचालक मंडल है, कर्मचारी हैं, ठेकेदार है, कर्जदार है, सब महत्वपूर्ण सभासद भी यहाँ आए हैं। मैं उसी को भी धन्यवाद देता हूँ। और मेरे पहले वक्ताओं ने कहा कि सहकारिता में अपना जो व्यवहार है वो भारत के दृष्टि से और बैंकों की दृष्टि से अच्छा व्यवहार है। अन्य बैंकों में जैसा काम होता है वैसा कोऑपरेटिव बैंक में काम होता है। वैसे तो सहकार कानून 1904 में तैयार हुआ, लेकिन उसके पहले अपने पास कोई सहकारिता नहीं थी। कागज पे नहीं होगी, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, लेकिन लोगों के मन में थी और लोग एक बैंकों को आपस में भी सहकार्य करते ही थे। धान्य बैंक भी पहले लोग चलाते थे, धान्य बैंक उसके पहले भी। और यहाँ एक देश में पहली कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी बड़ौदा में शुरू हो गई थी 1891 में। और वो जिन्होंने शुरू की थी वो कोठेकर थे, और कोठेकर हमारे पुणे के तो पहले से चालू था, लेकिन अपने इतने लोगों को बैंक का और सोसाइटियाँ अंग्रेजों ने मना कर दिया था, निकाल नहीं दिए थे। जब कानून बना जब निकालना पड़ा, क्योंकि लोगों का यहाँ से कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का आग्रह भी रहा। बहुत सारे लोगों ने कोशिश भी की थी। महादेव गोविंद रानड़े उन्होंने पहले हमारे पुरंदर के उधर पुरंदर में एक कोऑपरेटिव बैंक निकालने की कोशिश की, लेकिन वहाँ तो मद्रास के गवर्नर थे और उन्होंने इसकी बंद करवाई थी। नहीं करना तुमने, क्योंकि जो अच्छा काम था वो भारत में न करने का कोशिश अंग्रेजों ने की थी। और बहुत सारे उदाहरण भी आपको मालूम है। मैं ये भी कहता हूँ कि हमारे महर्षि भरद्वाज थे, महर्षि भरद्वाज के उन्होंने उनके किताब में विमान कैसा बनाना और कैसा उड़ाना ये लिखा है। इससे पूर्व राज्यपाल के सिरोही से सड़क मार्ग से चित्तौड़गढ़ सर्किट हाउस पहुंचने पर विधायक चंद्रमान सिंह आइकिया, ओम प्रकाश शर्मा,
रवि वीरानी के साथ ही जनप्रतिनिधियों एवं पुलिस अधिकारियों ने अगवानी कर स्वागत किया। राज्यपाल को यहां गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। रात्रि विश्राम राज्यपाल चित्तौड़गढ़ करेंगे। नौ तपा की भीषण गर्मी हालांकि समाप्त हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी चित्तौड़गढ़ में तेज गर्मी एवं धूप के कारण लोग बेहाल हैं। शनिवार को भी चित्तौड़गढ़ में इसी तरह तेज गर्मी का असर बना रहा, लेकिन इस तेज गर्मी के बावजूद चित्तौड़ दुर्ग पर काफी अधिक चहल पहल रही। कई स्थानों से इतनी अधिक संख्या में पर्यटक पहुंचे कि वहां जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। दरअसल कई राज्यों में गर्मियों की छुट्टी शुरू हो चुकी है, जिसके कारण कई परिवार बच्चों के साथ यहां पहुंचे एवं कई पुलिसकर्मी राज्यपाल के दौरे के कारण ड्यूटी में व्यस्त थे, जिसके कारण रह रहकर दुर्ग पर जाम लगता रहा। देश के कई राज्यों में इन दिनों बच्चों की गर्मी की छुट्टियां हैं, जिसके कारण शनिवार को चित्तौड़गढ़ में भीषण गर्मी एवं तेज धूप का असर होने के बावजूद बड़ी संख्या में कई पर्यटक दुर्ग भ्रमण के लिए पहुंचे, जिसके कारण रहकर यातायात जाम होता रहा, जिसके कारण पर्यटकों के साथ ही अन्य लोगों को काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ी। अधिकांश पुलिसकर्मी राज्यपाल की ड्यूटी में व्यस्त थे, जिसके कारण जितने वाहन यहाँ आए, जितनी भीड़ यहाँ देखी गई, उस अनुरूप पुलिस व्यवस्था नहीं किए जाने की वजह से यातायात भी काफ़ी देर तक सुचारू नहीं हो सका। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले भर में ईद का पर्व हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। चित्तौड़गढ़ में इस अवसर पर शनिवार प्रातः 8 बजे ईदगाह के अंदर एवं बाहर नमाज अदा की गई। इस दौरान हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद थे, जिन्होंने नमाज अदा की। उसके पश्चात घर जाकर कुर्बानी की रस्म अदा की। जो बीमार है उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमा। मौला करीम तेरे प्यारे महबूब के सदके में आज के इस मुबारक दिन के सदके में मोहम्मद तालिब भाई और शमा बानू को शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा। मौला करीम में जितने भी हजरात परेशान आ रहे हैं उन सब की परेशानियों को दूर फरमा। जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमा, जो कर्जदार हैं उन्हें कर्ज से निजात अता फरमा। मौला करीम तेरे प्यारे महबूब के सदके में आज के इस मुबारक दिन के सदके में हम सबको दीनी और दुनियावी नेमतों से मालामाल करवा। मौला करीम तेरे प्यारे महबूब के सदके में हमारे पूरे हिंदुस्तान में अमन अमान अता फरमा। सबको आपस में इत्तेफाक मोहब्बत के साथ रहने की तौफीक अता फरमा। हर बला हर वबा हर मर्द से हमारी हिफाजत करना। मौला करीम तेरे प्यारे महबूब के सदके में बच्चे और बच्चियों को दीनी और दुनियावी इल्म से मालामाल करना। मौला करीम हमें जो बेऔलाद हैं उन्हें औलाद में स्वाले अता फरमा। जो साहिब औलाद हैं उनकी औलादों को फरमा बरदार बना, नेक राह पर चलने की तौफीक अता फरमा। मौला करीम मुस्लिम समुदाय द्वारा पवित्र त्यौहार ईद उल अजहा हर्षोल्लास के साथ शनिवार को चित्तौड़गढ़ एवं जिले भर में मनाया गया। चित्तौड़गढ़ में ईदगाह पर हजारों की संख्या में मौजूद मुस्लिम समाज के लोगों ने सामूहिक नमाज अदा कर देश में अमन चैन खुशहाली की दुआ मांगी। गंभीरी नदी के समीप ईदगाह पर नमाज के लिए सवेरे 8 बजे से पहले ही नमाजियों के पहुंचने का सिलसिला प्रारंभ हो गया था, जहां सामूहिक नमाज शहर काजी अब्दुल मुस्तफा चिश्ती करवी द्वारा अदा करवाई गई। इससे पूर्व मौलाना अब्दुल रशीद बरकाती ने तकरीर की। ईदगाह में स्थान कम पड़ जाने की वजह से दरगाह से लेकर सहकार सर्कल के समीप तक सड़क पर बिछायत कर कई नमाजों को ईद की नमाज अदा करनी पड़ी। ईद को लेकर इस वर्ष ईदगाह में एवं आसपास सजावट भी की गई एवं स्वागत द्वार लगाकर अभिवादन किया गया। चित्तौड़ के समीप गौसुंडा में भी ईद की नमाज से पहले जुलूस का आयोजन किया गया और सभी नमाजी नमाज अदा करने के लिए पहुंचे। जिले के अन्य स्थानों पर भी ईद की नमाज अदा की गई।
ईद के इस पर्व को लेकर शहर काजी अब्दुल मुस्तफा ने कहा कि इस तरह के पर्व हमें इंसानियत का पैगाम भी देते हैं। ईद उल अज़हा के मुबारक मौके पर सुबह 8 बजे ईद उल अज़हा की नमाज शुरू की गई। उसमें हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल रशीद साहब शेर मेवाड़ ने कुर्बानी के ताल्लुक़ से बयान फरमाया और इस मुबारक मौके पर आज हम तमाम देशवासियों के लिए भी दुआ करते हैं कि हमारे पूरे मुल्क हिंदुस्तान में अमन और शांति कायम रहे, सभी मिलजुल कर रहें और इत्तेफाक और मोहब्बत के साथ रहें। यही आज की इस मुबारक दिन के मौके पर हम पैगाम देना चाहते हैं सभी को। ठीक है। चित्तौड़गढ़ एवं राजस्थान में 5 जून से 20 जून तक वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान चलाया जा रहा है। अच्छी बात है, इस तरह का अभियान चलाया जाना चाहिए, लेकिन ऐसे अभियान की क्या औचित्य जिसको लेकर यह कहा जाए कि जहां से इसकी शुरुआत होनी चाहिए, यानी कि कलेक्टर से इसको लेकर जगह जगह दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन कलेक्टर के अंदर क्या स्थिति है जल संरक्षण को लेकर बताते हैं हम। वंदे गंगा जल संरक्षण का अभियान चित्तौड़गढ़ समेत पूरे जिले एवं राजस्थान में शुरू हो चुका है, लेकिन घर में ही क्या स्थिति है पहले इसे झांकने की आवश्यकता है। यह है चित्तौड़गढ़ का कलेक्ट्रेट क्षेत्र, जहां प्रतिदिन इसी तरह पानी यट में ही बहता हुआ देखा जा सकता है। जब कलेक्ट्रेट में ही यह स्थिति है तो पूरे जिले में क्या स्थिति होगी, इसको देखकर कल्पना की जा सकती है। चित्तौड़गढ़ के सदर थाना अंतर्गत उदयपुर मार्ग पर स्थित एक प्रमुख होटल में गत दिनों एक नाबालिग युवती से यौन शोषण के मामले को लेकर सोमवार को संभवतः पुलिस युवती के बयान 164 के तहत न्यायालय में कलमबद्ध करवा सकती है। हालांकि युवती ने जिन पर आरोप लगाया है उसको लेकर पुलिस द्वारा इन युवकों से पूछताछ भी की जा चुकी है। यह सभी सम्राट परिवार के बताए जा रहे हैं। इनकी संख्या 2 से 3 बताई जा रही है। इसी होटल में यह दुष्कर्म किया गया, यौन शोषण किया गया। उसके पश्चात इस युवती पर यह दबाव बनाया गया, ब्लैकमेल किया गया कि वह इस घटना की जानकारी किसी को न दे, और यह युवती चित्तौड़गढ़ की निवासी है। लेकिन सम्राट परिवारों का मामला होने के बाद अब इस परिवार के सदस्य राजनेताओं नेताओं से भी संपर्क बनाए हुए हैं कि वह पुलिस पर दबाव बनाकर जैसे तैसे उनके परिवार के सदस्यों को इससे बाहर निकाल दे, ताकि उनकी बदनामी न हो सके। कुल मिलाकर यह मामला पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखना है कि युवती के बयान होने के बाद सदर पुलिस इस मामले में किसकी गिरफ्तारी करती है और किसको बचाने में राजनेता एवं प्रभावशाली लोग सफल हो पाते हैं। नमस्कार।